हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस 9 p.m. सेशन। आई होप you are fit and fine and taking good care of yourself. वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। जल्दी जल्दी ज्वाइन होते जाएं और ज्वाइन होने के साथ ही साथ अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएं। वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। यस यस, वेलकम वेलकम। हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, हेलो एवरीबॉडी। हाँ जी, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डू all the chemical tests of organic chemistry which are in your syllabus. Many students were requesting to make a video on all the chemical tests. तो फाइनली आज वो दिन है जब हम करेंगे केमिकल टेस्ट, सारे कवर करेंगे वन शॉट में। ए टू जी सारे केमिकल टेस्ट इसी क्लास में होंगे। इसके अलावा आपको केमिकल टेस्ट में कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट वेट कर लेते हैं सभी के जॉइन होने का। आस-पास में सभी को बुला लो, सारे अपने दोस्तों को बुला दो, शेयर कर दो उनके साथ भी, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लो, टेलीग्राम पर शेयर कर दो सबके साथ, दोस्तों के साथ। ठीक है? इतने मीन मत बनना कि अपनी-अपनी तरह जो है अपने तक नॉलेज को सीमित रखो, प्लीज़। इसे शेयर भी करना। ये है हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के क्यूआर कोड। You can join these groups by scanning these QR codes, and here you will get all the PDF of all the sessions. All the information is conveyed on these platforms only. तो अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो प्लीज इन्हें ज्वाइन कर लें। ओके, बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपके पास 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, हाँ जी, आई थिंक सब लोगों ने कर लिया होगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, है ना? वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। इफ फॉर एनी रीज़न आपका कमेंट मिस हो जाता है लाइव चैट में, तो ऑफेंड मत होना। कोई भी आप, क्योंकि लाइव चैट बहुत तेज़ी से चलती है और मेरा फ़ोकस पढ़ाने पर ही रहता है। मैं कमेंट्स बहुत ही कम देखता हूँ, तो हो सकता है आपको कमेंट मिस हो जाए, तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना। अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख देना वीडियो खत्म होने के बाद, या फिर पर्सनली पूछ लेना टेलीग्राम पे। ये मत सोचना कि आपका डाउट को इग्नोर कर दिया गया है। प्लीज़ ऐसा मत सोचना। ओके? नो ऑफेंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली टेस्ट से। पहला टेस्ट है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट हमारा चैप्टर नंबर 1 हैलो एल्केन्स हैलोजेन्स के अंदर होता है, जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपना हैलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल्स। इसमें यूज़ होता है ल्यूकास रिएजेंट, जो कि होता है एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सन्ट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्स। ये मिक्सचर यूज़ होता है डिस्टिंग्विश करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को। किस तरीके से डिस्टिंग्विश करने के काम आता है ये, मैं आपके लिए सारे टेस्ट के साथ उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शंस और थ्योरी भी लिख के लाया हूँ। आपकी नॉलेज के लिए और आपके रेफरेंस के लिए है। मैं आपको बस समझाऊँगा, थ्योरी वगैरह आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, और रिएक्शन भी देख सकते हैं। एग्ज़ाम में रिएक्शन नहीं पूछी जाती है, एग्ज़ाम में बस टेस्ट पूछा जाता है डिस्टिंग्विश करने के लिए, उसके मार्क्स होते हैं। अगर आप रिएक्शन दे रहे हैं तो प्लीज़ गलत मत देना, क्योंकि नेसेसरी नहीं है रिएक्शन देना। दे रहे हो तो सही दो, पर गलत मत देना, है ना? मेरा बस यही कहना है कि या तो सही दे दो या तो मत दो, पर गलत मत देना रिएक्शन को, ओके? वरना नंबर कट और जाएँगे।
मिलने की जगह। ओके, तो पहला टेस्ट जैसा कि मैंने बताया ल्यूकास टेस्ट है। ल्यूकास टेस्ट के अंदर आपके, एक मिनट रुकना है। हाँ, सही आ रहा है ना? हुँ, एक मिनट। हाँ जी, तो ल्यूकास टेस्ट हमारा डिस्टिंग्विश करने के काम आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को। ये टेस्ट एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्सन्ट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है ल्यूकास रिएजेंट, और जब ये रिएक्शन करता है हमारे अल्कोहल्स के साथ, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स देता है। किस तरीके से देता है आइए जानते हैं। अगर ये प्राइमरी अल्कोहल होगा और ल्यूकास रिएजेंट उसके साथ, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ये है सेकंड डिग्री अल्कोहल और ये है टर्शियरी अल्कोहल। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे ल्यूकास रिएजेंट से, आइए देखते हैं। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो ल्यूकास रिएजेंट के संग रिएक्शन बहुत ही देर में देगा या फिर नहीं देगा। ओके, प्राइमरी अल्कोहल में एक्चुअली ना इसके अंदर क्या होता है कि जब ये रिएक्शन करता है तो अल्कोहल तो सॉल्युबल होता है ल्यूकास रिएजेंट में, पर जो अल्काइल हैलाइड बनते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते। तो हमारे को 2 डिस्टिंग्विश लेयर्स दिखती हैं। अगर वो लेयर्स सेपरेट ही नहीं होती, तो वो प्राइमरी अल्कोहल होता है। यानी अगर रिएक्शन होती ही नहीं है या बहुत स्लो होती है, तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। इसका मतलब है कि हमारा हैलाइड बना ही नहीं ना। अगर लेयर्स नहीं बनी तो मतलब क्या है? वो हमारा हैलाइड बना ही नहीं। तो ये होता है अगर प्राइमरी अल्कोहल। अगर 5 मिनट के अंदर हो जाती हैं, तो ये होता है सेकेंडरी, और अगर इमीडिएटली लेयर्स में सेपरेशन दिख जाता है, तो वो होता है हमारा टर्शियरी। ये होता है ल्यूकास टेस्ट आपका। तो अगर एग्ज़ाम में आए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, तो हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट दैट अ, सपोज़ करो ये आए आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए प्राइमरी अल्कोहल जैसे कि एथेनॉल है, और सेकेंडरी अल्कोहल जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, उसे डिस्टिंग्विश करने के लिए आए तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ऑन ट्रीटिंग द गिवन अल्कोहल विद ल्यूकास रिएजेंट, if the if the halide form या फिर if the layers form do not separate entirely after the given period of time, then the given alcohol is primary. But if the layers undergo separation within 1 to 5 minutes, giving a corresponding halide, then the given alcohol is secondary in nature, where Lucas reagent is a mix of constant anhydrous ZnCl2 and conc Sc। इस तरीके से आप आंसर को फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, ये है आपका ल्यूकास टेस्ट। प्राइमरी की रिएक्शन दी हुई है, सेकेंडरी की दी हुई है, टर्शियरी की दी हुई है। तीनों की रिएक्शंस मैंने लिख दी हैं और आपके लिए थ्योरी भी लिख दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको विजुलाइज भी दिखा देता हूँ करके। ये देखो, ये है, आपको विजुलाइज करके दिखा दिया मैंने आपको तीनों को। देखो, एक पहला वाला देखो बिल्कुल क्लियर है, दूसरे वाले में हल्की सी टर्बिडिटी दिख रही है और तीसरा वाला पूरा ही टर्बिड है। आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है? ठीक है कि नहीं? तीनों का डिस्टिंग्विश करके तीनों को देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, सेकंड है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट होता है डिस्टिंग्विश करने के लिए अमीन्स को आपस में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हिंसबर्ग टेस्ट यूज़ होता है। तो पहली बात तो हो गई, लुकास टेस्ट किसके लिए होता है? तो लुकास टेस्ट होता है डिस्टिंग्विश करने के लिए अल्कोहल्स को। अल्कोहल्स के बीच में डिफरेंस आए तब हम लुकास टेस्ट यूज़ करेंगे। कल शायद एक बच्चे ने पूछा था कि हम लोग अ, पता नहीं एक क्वेश्चन पूछा था, तो अ, मेरे को याद नहीं आ रहा। उसने टेस्ट से रिलेटेड ही पूछा था, शायद हिंसबर्ग टेस्ट वगैरह का पूछा था कि हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं क्या? या फिनोल्स के लिए पूछा था। तो याद रखना कि किसके लिए टेस्ट यूज़, कौन-सा क टेस्ट यूज़ होता है। जैसे कि अल्कोहल है, तो अल्कोहल्स के लिए ही लुकास टेस्ट यूज़ होगा आपस में अल्कोहल्स के।
अब अल्कोहल को तुम बोलो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लुकास टेस्ट यूज कर लें, तो ऐसा मत करो, ठीक है? आपस में अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट है आपका हिंसबर्ग टेस्ट। ये होता है अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपका हिंसबर्ग टेस्ट यूज होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, अमीन जो गिवन अमीन है उसे हिंसबर्ग रिएजेंट के संग रिएक्शन करते हैं, एक्वस एल्कली लेते हैं। एक्वस एल्कली में आपकी एल्कली मतलब एक्वस मतलब पानी होगा, और एल्कली है, एल्कली में आपकी कौन सी एल्कली हो सकती है, या तो KOH ले लो या NaOH ले लो, ठीक है? और उसके बाद आपका क्या बनता है वो देखते हैं अभी। अब पहली बात कर लेते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट में हमारा एक्वस एल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गई, और होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये याद रखना, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और एक्वस एल्कली का मिक्स। इसके अंदर अमीन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, और इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जो बेंजीन का सल्फोनाइल क्लोराइड है अभी दिखाता हूँ, उस पर अटैक होता है हिंसबर्ग रिएजेंट अमीन का, यानी NH2 जो ग्रुप है, ये जो NH2 ग्रुप है नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है नेचर में, ये जो होते हैं ये अटैक करेगा सल्फोनाइल ग्रुप पे, इस तरीके से सल्फोनाइल रिंग पे इस तरीके से अटैक करता है ये नाइट्रोजन, ठीक है? अटैक करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, क्लोराइड का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इंपॉर्टेंट, ये बनता है प्रोडक्ट, ठीक है? प्राइमरी अमीन का जो बनता है वो एक्वस NaOH में सॉल्युबल होता है, पर जो सेकेंडरी का होता है वो सॉल्युबल नहीं होता है। इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है? चलो, आप ये इसके बारे में, इसकी थ्योरी है हिंसबर्ग रिएजेंट की, आप पढ़ सकते हो। मैं एक बार रीड कर देता हूँ, जितना मैंने बोला था वही लिखा है इसके अंदर। हिंसबर्ग रिएजेंट में सल्फोनामाइड फॉर्मेशन होती है, अमीन बेंजीन सल्फोनामाइड के संग रिएक्शन करता है। अमीन जो अगर प्राइमरी या सेकेंडरी होती है तो उसी के संग ये रिएक्शन दिखती है। टर्शियरी अमीन जो होती है वो सल्फोनामाइड नहीं बनाती, ठीक है? तो टर्शियरी अमीन तो ये टेस्ट नहीं देती है, ठीक है? ये बात याद रखना। सल्फोनामाइड जो बनता है वो एक्वस NaOH में डिसॉल्व हो गया तो वो प्राइमरी है, ओके? अगर वो इनसॉल्युबल रहा तो वो सेकेंडरी है, ओके? प्राइमरी और सेकेंडरी में डिस्टिंग्विश पता चल गया। अब सल्फोनामाइड जो प्राइमरी है वो सॉल्युबल होगा एक्वस फेज में। क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन पे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेस जो है इसका प्रोटॉन ले लेगा, तो सल्फोनामाइड का सॉल्ट इजीली बन जाएगा, यानी सल्फोनामाइड का सॉल्ट नेगेटिव और Na पॉजिटिव का सॉल्ट बन जाएगा। टर्शियल तो रिएक्ट करता ही नहीं है, तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई। तो ये ऑयल की तरह अनरिएक्टेड तैरता रहता है, उसके ऊपर फ्लोट करता रहता है, ओके? समझ में आई? बस यही लिखा था, रिएक्शन देखो, रिएक्शन दिखाता हूँ। ये देखो प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन ये है बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड। देखो S डबल बॉन्ड ओ Cl है, ठीक है? अब क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है इसका जो लोन पेयर है ये इस पर इस तरीके से अटैक करता है। ये यहाँ जाएगा, ये वापस आएगा, और ये इस तरह से जब ये लौटेगा तो ये Cl को बाहर निकाल देगा, ठीक है? इस Cl को इस तरीके से बाहर निकाल देगा तो HCl निकल गया, ये NHR, ये प्रोडक्ट बन गया, ये होता है N एल्काइल। देखो ना, N पे साइड में एल्काइल है, R है, N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये एक्वस NaOH में सॉल्युबल हो जाता है और एक्वस NaOH में इसकी स्पीशीज टूट जाती है। तो ये तो हमारा नेगेटिव बन गया, Na का पॉजिटिव होता है, R जो होता है हमारा पॉजिटिव हो गया और OH हमारा नेगेटिव हो गया। तो पानी में जाके ये डिसोसिएट हो जाता है, और ये स्पीशीज, इतनी स्पीशीज ये वाली, इसका और Na+ का सॉल्ट बन जाता है सल्फोनामाइड का। अगर ऐसा हो रहा है तो गिवन अमीन जो है वो प्राइमरी अमीन, गिवन अमीन एक प्राइमरी अमीन है, ओके? आई समझ में? सेकेंडरी अमीन के लिए क्या होगा, सेकेंडरी अमीन में इस तरीके से होगी सेकेंडरी अमीन। अगेन बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड है, अगेन क्या होगा, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो होगा वो यहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, वापस आएगा, और ये इस तरीके से Cl को बाहर निकालेगा।
Cl को बाहर निकालने के बाद इस तरीके की स्पीशीज बन जाएगी। अब ये क्या है, N, डाई एल्काइल है, डाई एल्काइल है ना, देखो ये R है और एक ये वाला भी R है, तो ये डाई एल्काइल स्पीशीज है। अगेन NaOH से रिएक्शन करेगी तो ये जो चीज होती है, ये जो स्पीशीज होती है, ये NaOH में सॉल्युबल नहीं होती है, ठीक है, NaOH में सॉल्युबल नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं देता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सेकेंडरी अमीन होती है। लेकिन जो टर्शियरी अमीन है, टर्शियरी अमीन क्या करती है, टर्शियरी अमीन तो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्ट बना लेती है इसके साथ, और इनसॉल्युबल होता है ये NaOH में, बट सॉल्युबल होता है एक्वस HCl में, इससे इसका हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ तो मतलब रिएक्शन ही नहीं होती टर्शियरी अमीन में, यहाँ बात ही खत्म होती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, इन द केस ऑफ प्राइमरी अमीन, when the primary amine reacts with Hinsberg reagent, that is the mixture of benzene sulfonyl chloride, then uh, uh, then substitute N-alkyl benzyl sulfonamide is formed, which is soluble in aqueous NaOH. Whereas in the case of secondary amines, the product formed is N-dialkyl benzyl sulfonamide, which is insoluble in aqueous NaOH. Hence, the given two amines can be distinguished by this test. इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है टॉलेंस का टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट जो होता है ये हमारा एल्डिहाइड का टेस्ट है। ये टेस्ट कीटोन्स नहीं देते, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। टॉलेंस का टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड्स के लिए होता है, सिमिलर टू फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट भी जो होता है वो एल्डिहाइड्स के लिए होता है। कीटोन्स जो है वो फेलिंग का टेस्ट नहीं देते हैं, ये बात याद रखना। ओके, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। ओके, फेलिंग्स टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ओ सॉरी, टॉलेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। टॉलेंस टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर यूज होता है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, यानी सिल्वर नाइट्रेट जो होती है उसको अमोनिएटेड कर देते हैं, यानी उसमें उसके अंदर अमोनिया डाल देते हैं, और जब उस रिएजेंट को ऐड किया जाता है गिवन एल्डिहाइड में, तो और वार्म किया जाता है मिक्सचर को वाटर बाथ के अंदर, तो जो टेस्ट ट्यूब होता है उसकी वॉल्स पे, टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पर हमें एक शाइनी सिल्वर मिरर दिखता है, बिल्कुल शाइनी मिरर, अपनी शक्ल देख सकते हैं उसमें। ओके, इस तरीके से जब हीट करेंगे तो यहाँ पूरी वॉल्स पे, यहाँ पे पूरी वॉल्स पर आपको मिरर दिखेगा। ओके, आप अपनी शक्ल भी देख सकते हैं, इतना अच्छा मिरर आता है। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, ये टेस्ट कीटोन्स नहीं देते हैं। तो अगर डिस्टिंग्विश करने को आए गिवन एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन, यू कैन यूज दिस टेस्ट। इफ द टेस्ट इज नेगेटिव देन द गिवन कार्बोनिल कंपाउंड इज कीटोन। ओके, बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दिस टेस्ट कैन बी पॉजिटिव फॉर सम मिथाइल कीटोन्स। कुछ मिथाइल कीटोन्स होते हैं, यानी ये वाला ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप भी होता है कुछ जो ये टेस्ट दे देता है, क्योंकि इस ग्रुप के साथ एल्डिहाइड भी तो हो सकते हैं, जैसे ये है इथेनॉल है, तो इथेनॉल भी तो एल्डिहाइड है, इथेनॉल भी एल्डिहाइड है, पर इसके अंदर ये वाला ग्रुप है ना, तो कुछ मिथाइल कीटोन्स ये वाला टेस्ट पॉजिटिव दे देते हैं, जैसे कि CH3 है, ये देखो, तो ये मिथाइल कीटोन है, तो ये भी कुछ कभी-कभार इस टेस्ट को पॉजिटिव दे देता है। इसलिए इन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए प्रॉपर्ली हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। ठीक है? तो एल्डिहाइड्स को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग टॉलेंस रिएजेंट से यूज़ करते हैं, जो कि एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का। जब हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, सिल्वर आयंस जो है ब्राउन पीपीटी देते हैं सिल्वर 1 ऑक्साइड का। ये प्रेसिपिटेट को एक्वस अमोनिया में डालने से डायमीन सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बनता है। सिल्वर नाइट्रेट के संग सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बनता है वाटर के साथ।
वाटर जो एक लिगेंड का काम कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस सब ये सब रीडिंग पर्पस के लिए एग्जाम में ये इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में सिर्फ आपको पूछा जाएगा डिस्टिंग्विश करो। तो आप टॉलरेंस टेस्ट बता देंगे, ये सिर्फ ओनली फॉर रीडिंग है, ओनली रीडिंग पर्पस के लिए है ताकि आप इस रिएक्शन को समझ सको। ठीक है, ओनली रीडिंग पर्पस के लिए है। तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये सब इसकी केमिस्ट्री है पीछे की। इससे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब के साइड पर दिख जाएगा। अच्छा, ये पढ़ो ये वाली लाइन। इन कॉन्ट्रास्ट, अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द टॉलरेंस टेस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बिकॉज़ टॉलरेंस रीजन कन्वर्ट्स एन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इनटू एन एल्डिहाइड। जो मैंने आपको मिथाइल कीटोन वाली बात बताई, वो यही वाली बात कह रहा है कि कभी-कभार मिथाइल कीटोन्स के लिए बात पॉजिटिव हो जाती है, तो उसके लिए हम कन्फर्मेशन आइडोफॉर्म टेस्ट से लेते हैं। ओके, आइए देखते हैं इसको। देखो, ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है। अगेन ये भी रीडिंग पर्पस के लिए एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट के संग NaOH डाला तो हमारा सिल्वर ऑक्साइड प्रेसिपिटेट आउट हो गया। अब ये सिल्वर ऑक्साइड हो गया। सिल्वर ऑक्साइड के बाद क्या किया, इसे अमोनिएटेड कर लिया, जो है अमोनिया डाल के, और सोडियम नाइट्रेट डाला, पानी डाला। ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया डायमीन सिल्वर का। ठीक है, ओनली फॉर रीडिंग पर्पस। ये जो कॉम्प्लेक्स है, अब बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्प्लेक्स है जो कि सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होता है। ये कॉम्प्लेक्स जो है टॉलरेंस रिएजेंट बनाता है, यानी टॉलरेंस रिएजेंट के अंदर इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हो रही है, इसको याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स टॉलरेंस रिएजेंट में पार्टिसिपेट करता है टॉलरेंस टेस्ट। ओके, और इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन पढ़ लेना। ये देखो, ये है रिएक्शन। अगर कोई भी हमारा एल्डिहाइड इस कॉम्प्लेक्स के संग रिएक्शन करता है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, ओके, बेसिक कंडीशन में, तो क्या होता है, RCO नेगेटिव इस तरह से कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, और ये इस तरीके से सिल्वर प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और अमोनिया भी अलग निकल जाता है, और ये सिल्वर का ही मिरर दिखता है हमारे को टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पर। इस रिएक्शन को आपको लर्न कर, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन थी, इसमें कुछ समझने का नहीं है क्योंकि मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है नहीं और मैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना मुझे इस बारे में। ना आपके सिलेबस में है ये, ना हमारे पास टाइम है एक्सप्लेन करने का। अगर टाइम होता तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता। ये देखो, इस तरीके से ये जो है वॉल्स के साइड में आपको दिख जाएगा इस तरीके का सिल्वर मिरर। ओके, बिल्कुल सिल्वर कलर, आपको ऐसा लगेगा जैसे मरकरी है यहाँ। ये है इसकी पिक्चर। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले टेस्ट की तरफ। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। हाँ जी, आपके डाउट्स मैं देख रहा हूँ। ओके ओके, जिस किसी का भी डाउट रह जाए वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मैं आगे आगे मूव कर। नेक्स्ट है फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट जो होता है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए होता है। कीटोन्स नहीं देते और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी ये टेस्ट नहीं देते हैं, ये वाली बात याद रखेंगे। ओके, ये टेस्ट जो होता है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए होता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए होता है ये टेस्ट, एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए फेलिंग्स टेस्ट होता है। इसके अंदर आपका ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनता है कॉपर ऑक्साइड का। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनता है इसके अंदर। ठीक है, और ये टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। ये टेस्ट एरोमेटिक नहीं देते हैं। ओके, एरोमेटिक ये टेस्ट नहीं देते। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एरोमेटिक ये टेस्ट नहीं देते। फेलिंग सॉल्यूशन में, फेलिंग टेस्ट में फेलिंग सॉल्यूशन यूज होता है जो कि दो मिक्सचर से बना होता है। एक होता है फेलिंग्स ए, एक होता है फेलिंग्स बी। फेलिंग ए जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, जो कि ब्लू कलर का होता है। जबकि फेलिंग बी जो होता है वो रोशेल सॉल्ट या फिर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का कलरलेस सॉल्यूशन होता है। इन दोनों फेलिंग बी को मिक्स किया जाता है तो एक डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि फेलिंग सॉल्यूशन कहलाया जाता है या फेलिंग्स रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है, इससे फेलिंग का सॉल्यूशन बनता है। उस फेलिंग के सॉल्यूशन को अगर हम लोग डालते हैं अपने कार्बोनिल कंपाउंड में और वाटर बाथ में हीट करते हैं, और अगर ब्रिक डेड पीपीटी हमारे को दिख जाता है टेस्ट ट्यूब के बॉटम में, तो हम कंफर्म कर देते हैं कि गिवन कार्बोनिल इज एन एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये था प्रैक्टिकल प्रोसीजर। बाकी इतनी सारी बड़ी थ्योरीज लिखी है मैंने, आप पढ़ सकते हैं। देखो मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ी थोड़ी, जितना मैंने बोला उतना ही आपके काम का है, बाकी आपके काम का नहीं।
ओके, तो अगर कभी भी डिस्टिंग्विश करने को आए एल्डिहाइड को कीटोन से या फिर एलिफेटिक को एरोमेटिक से, देन यू कैन राइट द फेलिंग्स टेस्ट as an answer. You will how will you will write? You will write we can distinguish the given two compounds by Fehling test, where which is a characteristic test for aliphatic aldehydes. Here Fehling's reagent is used, which is a mixture of Fehling A, that is aqueous solution of copper 2 sulfate, and Fehling B, that is an solution of aqueous solution of potassium sodium tartrate or Rochelle salt. When the given compound is added to the Fehling, when Fehling solution is added to the given compound and heated on a water bath, then a brick red PPT of copper oxide is formed, which confirms the presence of an aliphatic aldehyde, whereas no such thing occurs for the aromatic aldehyde. Hence, we can confirm aliphatic aldehyde by this test. इस तरीके से आप लिख सकते हो, जो भी दे रखा हो वो वाला aliphatic aldehyde वहां पुट इंक्लूड कर देना। मैं तो एक कॉमन बोल दिया है एलिफेटिक एल्डिहाइड, वहां पर आप जो भी दे रखा हो आपको एल्डिहाइड, जैसे कि प्रोपेनॉल दे रखा हो, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड वहां पर आप इंक्लूड कर सकते हो। हेंस वी कैन कंफर्म प्रोपेनॉल बाय, हेंस वी कैन डिस्टिंग्विश प्रोपेनॉल फ्रॉम सो एंड सो बाय दिस। इस तरीके से आप आंसर फ्रेम कर सकते हो। ओके, तो फेलिंग ए मैंने बता दिया, फेलिंग बी मैंने बता दिया, और उसके बाद जो होता है ब्लू कलर का फेलिंग सॉल्यूशन बन जाता है। जो कॉमन मिक्सचर होता है टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ओके, इस सबसे आपको नन ऑफ योर बिजनेस, ओनली फॉर रीडिंग पर्पस। फेलिंग टेस्ट जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर्स देती हैं, ये बात याद रखनी है कि रिड्यूसिंग शुगर बायोमोलिक्यूल्स में यूज होता है ये टेस्ट। रिड्यूसिंग शुगर्स जो होती हैं वो फेलिंग्स और टॉलिंग्स को रिड्यूस कर देती हैं। ये डिस्टिंग्विश करने का काम आता है। अगर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का डिस्टिंग्विश करने को आता है ना, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग को, तो आपको रिड्यूसिंग के लिए लिखना होता है कि जो फेलिंग और टॉलरेंस को रिड्यूस कर दे, वो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए आता है फेलिंग टेस्ट। एल्डिहाइड को ऐड किया जाता है फेलिंग सॉल्यूशन में, तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, और कॉपर 2 से कॉपर 1 आयन बन जाता है, जो कि रेड कलर का होता है। ये देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स बना कॉपर का, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ब्रिक रेड कलर का होता है। ब्रिक रेड पीपीटी होता है, बिल्कुल ब्रिक रेड का मतलब है ईंट जैसा, जस्ट लाइक ए ब्रिक। कलर इज जस्ट लाइक अ ब्रिक। सबने ईंट तो देखी होगी, ब्रिक तो देखी होगी, द कलर इज जस्ट लाइक अ ब्रिक। ओके, let me show you the picture of this test. This is the given reaction of this test, and you have to learn this reaction. You don't have to learn all the reactions, but you have to learn specific reactions. First one was the Lucas reaction. You have to learn that one also. Basically, you have to remember, learn all the reactions which I have included in this PPT. Okay. First one was Lucas. You have to learn this. Then you have to learn this also. ये सब easy है. There is nothing difficult in these reactions. ये वाली ये हो गई, and you have to learn this Pelling test also. ये देखो, एल्डिहाइड है, इसमें अपने कॉपर 2 प्लस था इसके साथ, और हमारी बेसिक कंडीशंस थी, तो ये रिड्यूस होके कॉपर 1 हो गया। तो ठीक है, तो कॉपर +2 से यहाँ पे +1 में आ जाता है। ये इसकी केमिस्ट्री भी है। अगर आपका प्रैक्टिकल होता तो मैं जरूर बताता, लेकिन आपका इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ओके, और ये है जब टार्ट्रेट डालते हैं उसके बाद। ये देखो, ये है आपका फेलिंग ए और फेलिंग बी। ठीक है, ये आपका कॉपर का और ये आपका कलरलेस रोशेल सॉल्ट, और इन दोनों को मिक्स करके इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन बन जाता है डीप ब्लू कलर का। और दोनों को, और जब हम कार्बोनिल कंपाउंड में से ऐड करते हैं और हीट करते हैं वाटर बाथ में, तो इस तरीके का ब्रिक रेड पीपीटी बन जाता है। नीचे जो है ना, बिल्कुल ब्रिक रेड होगा।
ये अभी जो है सेडिमेंटेशन से हम लोग इसे जो जितना भी पीपीटी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा सेडिमेंटेशन टेक्निक से, तब आप इजीली देख सकते हो। नीचे पूरा व्हाइट रेड रेड होगा, ब्रिक टाइप में पाउडर होगा और ऊपर जो है क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके का आपको मिल जाता है। ये कंफर्म कर ये होता है कॉपर 1 ऑक्साइड ब्रिक रेड पीपीटी होता है, ठीक है। और ये ए प्लस बी है, पेलिंग ए प्लस पेलिंग बी है। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Oh, sorry. I'm moving on to the next test. Next test is iodoform test, which is a very, very, very important test, and it is used to confirm the presence of methyl ketones. Means if we have a carbon compound, then we have to do certain tests. First, to confirm the presence of carbonyl, we perform the 2,4-DNP test, 2,4-phenylhydrazine test, which is also known as Brady's reagent. We perform this test and a confirmation by yellowish orange color confirms the presence of a carbonyl group. Now we have to distinguish whether the carbonyl group is an aldehyde or a ketone. So in order to distinguish, we perform tolerance or Felling's test. In tolerance test, we get a silver mirror for aldehydes, and in Felling's test, it is used specifically for aliphatic aldehydes only, and we get a brick red PPT. But the test has certain limitations because the tolerance test is given by certain methyl ketones also. Although the test is for aldehydes, but certain methyl ketones also give positive tolerance test. So to confirm the presence of methyl ketone, we perform this confirmatory test, which is known as iodoform test. In this test, we take the given compound, the methyl ketone, add iodine to it in the presence of Ki and NuH. That is very important. The basic medium is very important for this reaction. And what we get is a precipitate, yellow color precipitate of iodoform, which confirms the presence of methyl ketone in the given organic compound. Okay, so we get CHI3 as a precipitate. Okay, and this precipitate is yellow in color, almost lemon yellow color. Okay, so this test is given by methyl ketone. So this is a methyl ketone. See, here it is CH3 group present, but this test is also given by certain secondary alcohols because on tautomerizing on undergoing ketoenol tautomerism, they also get converted into methyl ketones. So एग्जाम में अगर secondary alcohol इस तरीके का दे रखा हो तो don't get confused. It can also give positive iodoform test because on undergoing ketoenol tautomerism like this on undergoing ketoenol tautomerism, it can convert in itself into an it can get converted into a ketone. Okay, like this. So you have to be careful. Examiner can give such type of questions and you can get confused here. इसलिए ध्यान रखना। ओके, सो मैंने इतना सब कुछ क्लियर कर दिया है आपको। ये हमारा है मिथाइल कीटोन एंड it is used for the checking the presence of carbonyl compounds which methyl ketone group or alcohols. The reaction of iodine base and a methyl ketone gives a yellow PBT with an antiseptic smell. It also tests positive for certain secondary alcohols which contain one methyl group in alpha position when iodine and sodium hydroxide are added to a compound containing methyl ketone or secondary alcohol with a methyl group in alpha. Pale yellow precipitate. What I said was lemon yellow, ना? वही pale yellow precipitate of iodoform or triiodomethane is formed. It can be used to identify aldehydes or ketones. जितना मैंने कहा वो उसकी पूरी की थ्योरी लिख दी है मैंने. You can learn this. Okay? और इसके अंदर भी अल्कोहल में भी अल्फा पोजीशन पे मिथाइल होना चाहिए. अल्फा पे मिथाइल होगा वही अल्कोहल देगा. ठीक है? इसका मैकेनिज्म भी लाया हूं मैं. मैकेनिज्म देखो. इसमें क्या होगा, ये है हमारा मिथाइल कीटोन.
इसके अंदर ये है CH3 को मैंने CH2H की तरह लिख दिया है और ये है हमारा बेस यानी NaOH। NaOH क्या है? बेस का काम करेगा। बेस क्या करता है? प्रोटॉन लेता है। तो ये जो बेस है ये क्या करेगा? ये यहाँ का ये प्रोटॉन ले लेगा। प्रोटॉन लेने से क्या होगा? अब ये जो बॉन्ड है ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। मतलब सपोज करो अगर इस OH ने इसका ये H ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? इस तरह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या होगा इसके अंदर? ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ चला जाएगा और ये बॉन्ड इस तरीके से ऊपर हो जाएगा। तो क्या बनेगा इससे? इनोलेट फॉर्म हो जाएगा, इनोलेट फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। ये बन जाता है इनोलेट। क्या बन जाता है ये? ये बन जाता है इनोलेट। ये इनोलेट अब रिएक्शन करेगा आयोडीन के साथ और आयोडीन के संग किस तरीके से रिएक्शन करेगा? ये रिएक्शन करेगा कार्बन सेंटर से ना कि ऑक्सीजन सेंटर से। हार्ड सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट है। ये वापस जाएगा और ये जो एल्कीन है ये अटैक करेगी इस आयोडीन पर और इसको बाहर निकाल देगी। इसको बाहर निकालने से क्या होगा? एक आयोडीन इससे लग जाएगा और एक आयोडीन निकल जाएगा हमारा HA की फॉर्म में। तो इससे क्या बनेगा? ये हमारा वापस गया तो इस तरीके से ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड और ये जो है ये CH2 ग्रुप इसके साथ आयोडीन जुड़ जाएगा। तो यानी ये CH2 ये रहा CH2 और ये आयोडीन जुड़ गया। इस तरीके से ये स्टेप 2 बार और रिपीट होगा, 2 टाइम्स। एक बार यहाँ आयोडीन लग गया, अभी भी यहाँ पे 2H बचे हैं। अगेन अब ये स्टेप 2 बार रिपीट होगा तो एक बार इस H की जगह आयोडीन लग जाएगा और एक बार इस H की जगह आयोडीन लग जाएगा। सेम स्टेप से वही प्रोटॉन लेगा OH, ये वाला प्रोटॉन ले लेगा OH, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये बॉन्ड ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ये वापस आएगा, फिर आयोडीन लेगा बाहर निकलेगा। इस तरीके से 2 टाइम्स होगा। इस तरीके से हमारी ये स्पीशीज बन जाएगी। लास्ट टाइम फिर ये जब लेने आएगा NaOH इसका बेस इसका प्रोटॉन, तो यहाँ प्रोटॉन तो है नहीं, तो प्रोटॉन नहीं होने की वजह से ये जो है इस कार्बन सेंटर पर अटैक कर देगा। ये जब कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है? बॉन्ड ऊपर जाने से क्या होगा? यहाँ पे हमारा CI3 है। ये बॉन्ड ऊपर जाने से क्या होगा? इस तरीके से है। ये यहाँ पे देखो इस तरीके से ऊपर जाने से क्या होगा? ये यहाँ पे OH आ गया। ये क्या होगा इसके बाद? ये यहाँ इस तरीके से आएगा और ये बाहर निकल जाएगा। इसे बाहर निकाल देगा। ये यहाँ आया तो इससे क्या होगा? डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो डबल बॉन्ड लगने से किस तरीके का बनेगा? इस तरीके से बनेगा इसके बाद। ये ऐसे, ये R और ये OH। प्लस CI3 नेगेटिव। इस तरीके से बनेगा। अब ये क्या करेगा? जाते-जाते ये CI3 इसका प्रोटॉन ले जाएगा। ओके? तो ये इस तरीके से ये क्या होगा? जाते-जाते ये बन जाएगा आगे जाके CHI3 प्लस RCOO नेगेटिव। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये पूरा मैकेनिज्म था, समझ में आया हो तो वेल एंड गुड और नहीं और ये Na प्लस के संग बॉन्ड बना देगा। Na प्लस के संग सॉल्ट की फॉर्म में। ठीक है? समझ में आ गया हो तो मैकेनिज्म वेल एंड गुड, नहीं आया हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज़ मैकेनिज्म इज़ नॉट इन द सिलेबस बट कुछ लोगों को हो रही थी मैकेनिज्म एक एक बच्चा कह रहा था कि मैकेनिज्म कराओ, तो मैंने यहाँ पे इसका मैकेनिज्म करा। ठीक है? कुछ लोगों की होती है ना, या तो कुछ लोग जेनुइनली कुछ लोग तो जेनुइन होते हैं, वो चाहते हैं सीखना। लेकिन कुछ होते हैं जो ये देखना चाहते हैं कि मास्टर को आता है कि नहीं आता। तो जो भी टेंडेंसी हो मैंने करा दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर और किसी का बोलोगे तो वो भी करा दिया जाएगा। ठीक है? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। किसी का फ्यूज़ उड़ गया हो तो भी बता देना।
चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, ये इस तरीके का येलो पीपीटी आ गया, पेल येलो पीपीटी, है ना। और ये कंफर्म कर देता है आइडोफॉर्म है, और आइडोफॉर्म अगर दिख जाती है तो इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन के अंदर मिथाइल कीटोन प्रेजेंट। ओके, ये भी लर्न करनी है, ये लर्न करनी है ना, ये रिएक्शन लर्न करनी है, मैकेनिज्म नहीं लर्न। नेक्स्ट देखो, एजोटाइप टेस्ट। एजोटाइप टेस्ट दो के लिए सिलेबस में दिया हुआ है, एक है फिनॉल के साथ डाई बनती है, एक है अमीन के संग डाई बनती है। तो इसके अंदर क्या होता है, अमीन है, अमीन के संग डायोजाइटाइजेशन होता है अमीन का, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनती है। अब ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अगर फिनॉल से रिएक्शन कर दी जाए तो क्या होता है, अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की फिनॉल के संग रिएक्शन कर दी जाए तो ये जो H होता है, यहाँ पे H है, ये H और ये Cl, ये निकल जाते हैं और कपलिंग हो जाती है इनकी इस तरीके से, ये H और Cl निकल गए साथ में, और बचे हुए जो होता है पार्ट, यानी HO है और इस तरीके की रिंग है, तो ये जो N है, ये डबल बॉन्ड N करके इसकी दूसरे पार्ट के संग कपलिंग हो जाती है और डाई बन जाता है इसमें। अब इसमें ये है हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इस तरीके से अगर अमीन होगा, अमीन के लिए हो जाता है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ठीक है, दोनों में अलग अलग तरह की डाई बनती है, एक में ऑरेंज डाई बनती है, एक में येलो डाई बनती है, डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है हमारी। ओके, ऑरेंज एजो डाई बनती है इसके केस में, अगर अमीन होगा तो उसके केस में येलो डाई बनती है। ठीक है, और ये डाई बहुत ही अच्छी डाई बनती है, देखो इस तरीके की बहुत अच्छी तरह से डाई बनती है, ठंडा करते हैं और डाई बन जाती है। ओके, तो एक केस में ऑरेंज डाई बनती है, एक केस में येलो डाई बनती है। ये है हमारी एजोटाइप जो है डायजोटाइजेशन के बाद एजोटाइप टेस्ट। ओके, और ये ध्यान रखना कि ये प्राइमरी अमीन्स में डाई बनती है ऐसी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में तो ऑयली येलो ऑयल आ जाता है, ये वहां डाई नहीं बनती, सेकेंडरी में और टर्शरी में तो ऑयल बन जाता है, ऑयल। ओके, वहां डाई नहीं बनती। नेक्स्ट देखो, डीएनपी टेस्ट अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कंपाउंड को अल्कोहल में डिसॉल्व करने के बाद डीएनपी रिएजेंट, जिसे हम ब्रैडीज रिएजेंट भी डालते हैं, कहते हैं 2,4 डीएनपी, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। ये है हमारा 2,4 डाइनाइट्रो, देखो 2 पोजीशन और 4 पोजीशन दोनों पर नाइट्रो है और हाइड्रोजीन है NHNH2। इसके संग हमारा कंपाउंड है, तो ये यहाँ पे H2O निकल जाता है और ये हमारा हाइड्रोजोन बन जाता है। ये क्या है हमारा हाइड्रोजोन, और ये जो हाइड्रोजोन है ये येलो और या ऑरेंज कलर का बनता है, बहुत अच्छा होता है बनता है। अगर नहीं होता तो हम इसे थोड़ी देर आइस बाथ में रख देते हैं, आइस में रख देते हैं तो बन जाता है। डिपेंड करता है कि किस तरीके का है, तो कभी कभार हम इसे आइस में रखने पर भी आ जाता है, कभी कभार हीट करने पर भी आ जाता है, इस तरीके का बन जाता है हाइड्रोजोन। और अगर ऐसा बन जाता है तो ये कंफर्म कर देता है कि हमारा गिवन कंपाउंड एक कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड की कंफर्मेटरी टेस्ट है ये, इस तरीके का हमारा बहुत अच्छा हाइड्रोजोन बनता है। ओके, नेक्स्ट है कार्बाइलामीन टेस्ट। ये टेस्ट जो होता है ये हमारी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अमीन्स देती हैं, ये बात ध्यान में रखने की है, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अमीन्स देती हैं ये टेस्ट। इसमें अमीन को क्लोरोफॉर्म के संग ट्रीट किया जाता है। इस टेस्ट को आइसोसाइनेट टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि जब अमीन को ट्रीट किया जाता है क्लोरोफॉर्म के संग इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, तो आइसोसाइनेट ही बनता है। इस टेस्ट को लैब में परफॉर्म नहीं किया जाता है, क्योंकि आइसोसाइनेट गैस टॉक्सिक होती है नेचर में, और जो है इसमें ये फेटल है, जान का खतरा रहता है, इसलिए इस टेस्ट को कभी भी परफॉर्म नहीं किया जाता लैब में, सिर्फ थ्योरी पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। दोनों ही एलिफेटिक एरोमेटिक अमीन्स ये टेस्ट देती हैं, और ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के लिए होता है, ये बात ध्यान में रखने की है, प्राइमरी एरोमेटिक एलिफेटिक। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी टेस्ट नहीं देती। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो अगर तीनों अमीन्स के अंदर डिस्टिंग्विश करने को, तो हिंसबर्ग टेस्ट देना है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको प्राइमरी अमीन को कहीं डिस्टिंग्विश करना है तो आप कार्बाइल अमीन टेस्ट दे सकते हैं। देखो ये हमारी अमीन है प्राइमरी, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, ये हमारा बेस है,
तो ये इसके संग हमारा कार्बाइलामीन या हमारा आइसोसाइनेट बन गया प्लस KCl प्लस H2। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्बाइलामीन की रिएक्शन पूछी जाती है एग्जाम, ठीक है, ये लर्न कर। ओके, ये रिएक्शन लर्न करनी है। डीएनपी की इतनी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है लर्न करने की, एजोडाई की भी लर्न करने की जरूरत नहीं है ऐसी, और ये तो लर्न करनी करनी, ठीक है। नेक्स्ट है बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बेयर्स टेस्ट यूज होता है हमारी अनसैचुरेशन टेस्ट जो है चेक करने के लिए अपने कंपाउंड में, यानी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ये चेक करने के लिए अगर हमारे को गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे, मुझे चेक करना है कि उसके अंदर अनसैचुरेशन है कि नहीं, यानी उसके अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या रिंग है कि नहीं। तो इस टेस्ट को यूज करते हैं। बेयर्स टेस्ट जो होता है ये होता है केमिनोफोर का टेस्ट। केएमएनओ4 जो कि कोल्ड होता है, कोल्ड केएमएनओ4 यूज करते हैं इसके अंदर। और ये जो केएमएनओ4 का पिंक कलर होता है ये डिसअपीयर हो जाता है जब वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जाता है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो टेस्ट कंफर्म पॉजिटिव माना जाता है। तो देखो हमारी अनसैचुरेटेड है, केएमएनओ4 गया पर्पल कलर का या पिंक कलर का एक्वा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमारा ग्लाइकोल बन गया, और ग्लाइकोल बनने से क्या हुआ, हमारा मैंगनीज डाइऑक्साइड बन गया और पोटेशियम मैग्नेट बन गया पर मैग्नेट से। इस तरीके से क्या हुआ, हमारा पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है, पिंक डिसअपीयर हो जाता है, पिंक डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। ये टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, ओके। नेक्स्ट है पेरिक्लोराइड टेस्ट, एक काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको फिनॉल को डिस्टिंग्विश करना हो किसी कंपाउंड से तो ये टेस्ट करते हैं, और इस टेस्ट को हम पेरिक्लोराइड टेस्ट नहीं न्यूट्रल पेरिक्लोराइड टेस्ट कहते हैं बेसिकली। पेरिक्लोराइड जो होता है थोड़ा एसिडिक नेचर में होता है, तो उसे अमोनिया से न्यूट्रलाइज किया जाता है अमोनिया ऐड करके, यानी पेरिक्लोराइड का जो पेरिक्लोराइड है हमारे पास लैब में पाउडरी फॉर्म में दिया होता है, हम उसे सोल्यूशन बना के उसका न्यूट्रलाइज करते हैं, उसे थोड़ी अमोनिया डाल के, और पीएच पेपर से चेक करते हैं कि सोल्यूशन न्यूट्रलाइज हो गया कि नहीं, क्योंकि पेरिक्लोराइड जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए हम उसे पहले अमोनिया डाल के थोड़ा न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। इसलिए हम इस टेस्ट को प्रॉपर्ली तो कहते हैं न्यूट्रल पेरिक्लोराइड टेस्ट, ठीक है। पेरिक्लोराइड जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, ओके। एग्जाम में जब भी लिखोगे तो न्यूट्रल पेरिक्लोराइड वर्ड यूज करोगे, ना कि फेरिक्लोराइड। एग्जामिनर इसके नंबर काट सकता है, तो हर चीज को ध्यान से केयरफुली लिखना, कुछ भी एग्जामिनर को नंबर काटने के लिए मौका मत दे। ओएच ग्रुप जो होता है कार्बन रिंग कार्बन में लगा होता है, इसे फिनोलिक ओएच कहते हैं। फिनॉल्स वीकली एसिडिक होते हैं तो इसलिए सॉल्युबल होते हैं NaOH में, पर वो सफिशिएंटली एसिडिक नहीं होते, तो वो सॉल्युबल होते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट सॉल्यूशन में। फिनॉल जो होता है कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है न्यूट्रल फेरिक्लोराइड। मतलब कुल मिला के बात ये है, इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बात ये है फिनॉल जो होता है अगर वो फेरिक्लोराइड न्यूट्रल फेरिक्लोराइड के संग जो है रिएक्शन करता है तो वो कॉम्प्लेक्स दे देता है वायलेट कलर का या फिर पर्पलिश कलर का या ब्लूइश कलर का। वायलेट भी हो सकता है, ये एग्जाम में वायलेट ही लिखना है, लेकिन पर्पल या ब्लूइश भी दे देता है। इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बन जाता है पेरिक्लोराइड के संग, ये कंफर्म कर देता है कि कंपाउंड एक फिनॉल है। ये रिएक्शन को लर्न कर, ठीक, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, इसे लर्न कर। देखो ये पिंकिश ये पर्पलिश ब्लूइश पर्पल है ये, इस तरीके का आपका मिल जाता है, तो ये कंफर्म कर देता है कि कंपाउंड फिनॉल, ओके। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन। अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्टरिफिकेशन आपको बचपन से पढ़ी हुई है कि एस्टर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए होती है। एक इसके लिए हाइड्रोक्सामिक टेस्ट भी होता है एस्टर्स के लिए, हाइड्रोक्सामिक 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 टेस्ट होता है एस्टर के लिए, सिलेबस में नहीं, ठीक है। हाइड्रोक्सामिक टेस्ट होता है एक, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो एस्टर बेसिक टेस्ट आपको जान जान लेना बस, हाइड्रोक्सामिक टेस्ट नाम का होता है, बस इतना जान। बेसिकली आपके सिलेबस में सिर्फ एस्टरिफिकेशन है। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एसिड लेते हैं अल्कोहल लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स H2SO को हीट करते हैं तो आपका एक फ्रूटी स्मेल एस्टर बन जाता है, जो कि कंफर्म कर देता है कि जो हमारा एस्टर का कंफर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसलिए मैं यहाँ मार्क कर नहीं रहा हूँ। ये रिएक्शन आपको लर्न कर लेना, ये रिएक्शन तो वैसे सबको आती ही होगी, है ना। नेक्स्ट है कैन टेस्ट। अगेन इट इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है, नॉट इन योर सिलेबस।
ये टेस्ट जो होता है वो हमारी अल्कोहल्स की कंफर्मेशन के लिए यूज़ होता है। अल्कोहल्स को जब हम ट्रीट करते हैं कैन से यानी स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट से ट्रीट करते हैं तो एक रेड कलर यानी बल्कि रेड नहीं इसे मैं कहूँ ब्लड रेड कलर मिलता है। इसका पूरा नाम है ब्लड रेड कलर, ठीक है? ब्लड रेड कलर इसका पूरा नाम है। ब्लड रेड कलर का इसका कॉम्प्लेक्स बनता है इस तरीके का। तो ये कन्फर्म कर देता है ये कॉम्प्लेक्स के गिवन जो कंपाउंड है वो एक अल्कोहल। ये सिलेबस में नहीं है। अगेन इट इज़ ओनली जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस ओनली कि अगर कभी कहीं क्वेश्चन आ गया सीयूईटी में या फिर एग्ज़ाम में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, उसके लिए। वैसे सिलेबस में पर्टिकुलरली थियरी के सिलेबस में नहीं है। नॉट इन द थियरी सिलेबस। ओके? नेक्स्ट है शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें सर क्या होता है शिफ्ट रिएजेंट डाला जाता है जब कंपाउंड के अंदर तो ये डीकलराइज़ कर लेता है। शिफ्ट रिएजेंट जो होता है वो एक डाई होती है हमारी, फ्यूस्टीन डाई होती है, पैरासोलोसाइलिन डाई होती है और सोडियम बाइसल्फाइड ये इसका प्रोडक्ट होता है। पर्पल कलर डेवलप कर देता है, प्रेजेंस बता देता है एल्डिहाइड ग्रुप का। मतलब ये एक डाई होती है जिसका कोई कलर नहीं होता और अगर इस तरह का पर्पल कलर आ जाता है एल्डिहाइड ग्रुप डालने से तो ये जो होती है ये कंफर्म कर देती है कि गिवन कंपाउंड एक एल्डिहाइड है। अगेन ये बात ध्यान रखने की है कि कीटोन्स जो है वो ये टेस्ट भी नहीं देते। यानी वैलेंस, टॉलेंस, शिफ्ट तीनों एल्डिहाइड्स के टेस्ट में कीटोन्स ये तीनों टेस्ट नहीं देते हैं। ओके? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना है ये सिलेबस। कैन टेस्ट सिलेबस में नहीं है। एस्टरिफिकेशन तो सिलेबस में था। और फेरिक्लोराइड भी एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। केमनोफोर वाला टेस्ट भी नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ इट इज़ नॉट नॉट इम्पोर्टेंट। ओके। कार्बाइल अमीन टेस्ट में तो मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है। डीएनपी टेस्ट भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फेरिक्लोराइड टेस्ट एक इम्पोर्टेंट है। ओके। एस्टरिफिकेशन हो गई। कैन टेस्ट हो गया। शिफ्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो होता है वो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए होता है जिसमें एफरवेसेंस आती है। सोडियम बाइकार्बोनेट डालने के बाद CO2 रिलीज़ होती है, उसकी एफरवेसेंस सुनाई देती है तो कन्फर्म हो जाता है। पहले तो इसमें क्या करते हैं लिटमस पेपर डालते हैं। अगर लिटमस पेपर पे चेंज दिख गया एसिड का, ब्लू लिटमस रेड हो गया तो मतलब एसिडिक ग्रुप सस्पेक्टेड। और अगर उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करके एफरवेसेंस आ गई तो क्या होता है, ये जो होता है कन्फर्म कर देता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन कंपाउंड। तो इसे फिनॉल से डिस्टिंग्विश करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड को ये टेस्ट यूज़ कर लेते हैं। अगेन ये टेस्ट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट बट जो है पढ़ लेना इस टेस्ट। ठीक है? एफरवेसेंस प्रोड्यूस कर देती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को फिनॉल से डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट काम आता है। बस यही थे आपके सिलेबस के टेस्ट और कोई टेस्ट था नहीं। कोई कह रहा था विक्टर मेयर टेस्ट वगैरह, तो विक्टर मेयर टेस्ट वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है? ना वो टेस्ट पूछे जाएँगे, ना वो सिलेबस में है आपके। ओके? तो बस यही था आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपके पास 30 मिनट पहले नोटिफ़िकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। सारे टेस्ट मैंने इंक्लूड करा दिए हैं विद रिएक्शन, विद फ़ोटो और विद एक्सप्लेनेशन और कुछ-कुछ का तो मैकेनिज़्म भी। सब कुछ दिया हुआ है। आई थिंक इसके बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी केमिकल टेस्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के श्योर शॉर्ट को कंटिन्यू करेंगे और अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स के श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ भी क्वेरीज़ रिज़ॉल्व नहीं हुई हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर पर्सनली टेलीग्राम पर पूछ लेना। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जॉइन कर लो और व्हाट्सएप चैनल को भी जॉइन कर सकते हो अपडेट्स के लिए। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हो आप हमारे। हाँ, बस यही था आज के लिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आपको लेक्चर्स फ्रूटफुल लग रहे होंगे। अगर ज़रा से भी फ्रूटफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें एटलीस्ट 5 मेंबर्स अपनी फैमिली के से सब्सक्राइब कराइए, फैमिलीज़ एंड नियर बाय से। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो हो रहा है और आपके सपोर्ट से ही सब कुछ पॉसिबल है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट दिस चैनल एंड प्रॉमिस नॉट टू अनसब्सक्राइब इट आफ्टर द एग्ज़ाम्स टू क्योंकि इसके बाद जैसे ही खत्म होंगे वैसे ही सीयूईटी का भी कंटेंट यहाँ शुरू हो जाएगा और जेईई नीट का भी शुरू हो जाएगा। तो आगे के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।